बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम अता। आप हमारा ये चैनल फेसबुक चैनल है और हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमारी गुफ्तगू सुन सकते हैं, जो तज्ज़िये होते हैं, खबरें होती हैं, तबसरे होते हैं, और बुनियादी तौर पर हम पाकिस्तान से मुताल्लिक जो चीज़ें होती हैं उन पर हम आज हम जिस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त बाहर आया, मंजर आम पर आया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को और चीफ जस्टिस को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार अयास इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन 6 जजेस का जो मुद्दा था, जो कहानी उन्होंने बयान की कि अदलिया पर बैरूनी दबाव बहुत होता है और ये दबाव मुख्तलिफ तरीकों से इख्तियार किया जाता है और अपनी पसंद के फैसले लेने के लिए किया जाता है, दबाव डाला जाता है। ये दबाव एग्जेक्टिव्स की तरफ से भी आता है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से भी आ जाता है, जो इस खत में कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। पाकिस्तान की तारीख अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख में हमारी अदलिया ने कोई इतने आज़ाद मुनसिफाना फैसले, बड़े बड़े फैसले नहीं किए, जिनकी 2 मिसालें तो अभी हमें माजी करीब में मिलती हैं, जिनके फैसले जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में किए गए। एक साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था कि उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के डिसमिसल का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया था। ये फैसले ऐसे थे जिसमें बुनियाद बनाई गई कि इन पर बैरूनी दबाव डालकर ये फैसले लिए गए। भुट्टो साहब का जो फैसला था, जाहिर है उसे सियासी कत्ल करार दिया गया, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो उस वक्त जो इल्ज़ामात लगाए थे बराह रास्त नाम लिए उन्होंने, और नाम लेकर ये बताया कि किस तरह लोग उन पर प्रेशराइज करते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले किए गए। ये खत जो सामने आया, इस खत में भी वही कहानी, और ये भी कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो बयान था, जो उन्होंने इल्जामात जिन लोगों पर लगाए, उनकी अब तहकीकात होनी चाहिए। कि जाहिर है जब आपने उन्हें बरी कर दिया है और उन इल्जामात से बरी कर दिया है जिन इल्जामात के तहत उनकी बरतरफी हुई, और उनकी बरतरफी जो है वो अब चूंकि उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो अब वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस कहलाएंगे। तो एक बहुत बड़ा फैसला था पाकिस्तान की तारीख में। जस्टिस मुनीर से लेकर अब तक जिस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई सियासी फैसलों को, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैसला समझा जा सकता है कि आपने एक जज को इंसाफ दिया। लेकिन जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं, उन्होंने खत लिखा कि किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे एग्जेक्टिव्स किस तरह अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया पर दबाव डालते हैं, जजेस पर दबाव डालते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ मिसालें भी दी। वीडियोस भी बना दी जाती हैं, लोगों की ऑडियो वीडियो लीक भी की जाती है। ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। अब वक्त आया कि आज फिर उस खत के जवाब में आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद उसका कोई अलामिया भी जारी हो जाए। जिस वक्त तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक अभी उसका अलामिया सामने नहीं आया, लेकिन बहरहाल इस पर हम अगले रोज भी अपना गुफ्तगू कर सकते हैं और करेंगे कि अब इसका लाया अमल क्या होगा। तमाम बार काउंसिल्स उन जजेस के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो खैर कुछ कई दिन बाद 5 अप्रैल को बुलाया है, उन्होंने अपना इजलास के हम इस मसले पर खड़े बात करेंगे। लेकिन बार एसोसिएशंस और सूबाई जो बार काउंसिल्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इस मौके पर जजेस के साथ हैं, और ये फैसला हो जाना चाहिए कि कानून में हर
इदारे, हर फर्द का एक रोल मुतय्यन है और उसे उसी रोल के मुताबिक काम करना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में क्या दबाव हो रहा है? शायद ये फॉर्म 45 और 47 का मामला है, जो मौजूदा फैसलों में ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जाहिर है दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जो हम देख रहे हैं और जो नजर आया है 8 फरवरी के बाद से आज तक, वो बड़ा खतरनाक है। लेकिन बहरहाल इस पर फैसला होना चाहिए। अगर इस मुल्क को बाइज्जत तरीके से चलाना है, हकीकी आज़ादी के साथ चलाना है, तो फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अब एक रिपोर्ट छपी है CIA की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चीन और भारत का चूंकि कजिया है, तनाज़ा है, तो उन्होंने कहा है कि चीन जो है सिर्फ ताइवान पर नजरें गाड़े हुए नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश जो भारतीय रियासत है या एक सूबा है वो, और लद्दाख, इस पर भी कब्जा करना चाहता है या इसको भी हड़प करना चाहता है। इस स्टेटमेंट की मजम्मत की है चाइनीज हुकूमत ने, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलाके जिनकी वो बात कर रहे हैं वो हमारे ही इलाके थे, और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में तो हमारी कभी हदबंदी नहीं हुई, लेकिन जो मौजूदा इलाके उन्होंने कब्जा किए हैं भारत ने, वो हमारे इलाके हैं और बरसों से, सदियों से तारीखी तौर पर हमारे इलाके रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हम ये देखें, जैसे गुज़श्ता रोज एक बम धमाका भी हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, सुसाइड अटैक में 4 चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए। ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक जो हिमालय से बड़ी ऊंची हमारी दोस्ती है और समंदरों से गहरी दोस्ती है, मुझे उसमें एक दरार महसूस होती हुई नजर आ रही है। उससे पहले भी थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये दरार खलीज में तब्दील होती चली जा रही। अब हमने एक काम तो किया कि हमने CPEC को नहीं बनाया, बरवक्त नहीं बनाया, और बरवक्त ना बना के हमने दुश्मनों को और दूसरे लोगों को मौका फराहम कर दिया कि वो आए और वो अपना मनफी रोल अदा करें। मैंने अपने किसी प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जब पसनी गवादर मोटरवे सेक्शन बन रहा था, कोस्टल हाईवे का, तो उस वक्त जो उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वहां पे उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे बॉस ने कहा है कि ये रोड इतनी तेजी से बनाओ कि कोई इसे रोकना भी चाहे तो रोक ना सके। मेजर एहसन गालिबन उनका नाम था। तो मेजर एहसन की ये बात आज भी वही है कि कौन लोग हैं जो रोकना चाहते हैं। मकामी बलोच नहीं रोकना चाहते, इस तरक्की के सफर को नहीं रोकना चाहते। अगर उन्हें तरक्की के सफर में फायदा मिल रहा होगा तो कोई भी शख्स, कोई अहमक ही होगा, कोई पागल ही होगा, बेवकूफ ही होगा जो तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा। हमने इस तरक्की के सफर को 25 साल में अभी तक सिर्फ रोड ही मुकम्मल नहीं किए, तो हम अगले 500 साल में जाके इसे मुकम्मल करेंगे, जब तक दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। और इसी दौरान में चीन ने हम पर से इन्हिसार कम करते हुए वन रोड वन बेल्ट का तस्वुर दिया, उसमें ईरान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। अब लग ऐसी रहा है कि ईरानी बंदर अब्बास ज्यादा एक्टिव हो जाएगी पाकिस्तानी बंदरगाह गवादर के मुकाबले में, और ये दुश्मनों की कामयाबी होगी और हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी, क्योंकि इसके लिए हमने अरबों डॉलर के कर्जे भी ले लिए, अब उसका सूद भी देंगे, सब कुछ करेंगे, हम तो भिखारी ही बन जाएंगे। अब आखिर में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग या रेडियो पाकिस्तान की जो हमने कहानी शुरू की है, उसमें अनवर महमूद ने अपने दौर में जब 101 लॉन्च किया और उसे अपने पांव पर खड़ा करने के लिए एक यूथ का चैनल बनाया और उसकी मार्केटिंग जंग ग्रुप को दी, और जंग ग्रुप ने उसे बहुत अच्छे तरीके से उसमें इनकम में इजाफा शुरू हुआ। तो हमारे ही लोग जो थे, जो रेडियो के अंदर के लोग थे, उन्हें ये बात खटकने लगी, जो खुसूसन सेल्स डिपार्टमेंट के लोग थे, कि ये किस तरह हो सकता है, हम क्यों नहीं चला सकते, हम नहीं चला सकते। हालांकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी। आधे से ज्यादा लोग तो उनके जो थे वो जाली, किसी की मैट्रिक का सर्टिफिकेट जाली है तो किसी का इंटर का सर्टिफिकेट जाली है, कोई BA का डिग्री जाली लेके घूम रहा होता था, और उनमें से कुछ लोग तो वैसे ही छोड़ के भाग गए और कुछ लोग निकाले गए जाली डिग्रियों के केस में। तो ऐसे भी थे। तो उन लोगों ने एक रेजिस्टेंस कायम किया, रेजिस्टेंस पैदा किया, और पहले मरहले में उन्होंने जंग ग्रुप को हटवाने में अपना पूरा किरदार अदा किया। और उस मौके पर रेडियो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल थे मुर्तजा सोलंकी साहब, तो मुर्तजा सोलंकी थे, वो अपने आप को बहुत ज़हीन और फतीन समझते हैं, आज भी समझते हैं, उस वक्त भी समझते थे, लेकिन उनका कैलिबर बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो किसी इदारे की सरबराही कर सके, क्योंकि सरबराही करने के लिए अच्छाई और बुराई को जानने के साथ उसे
परखने का सलीका भी आना चाहिए, परखने का इदराक भी होना चाहिए, जिसकी उनमें बहुत शदीद कमी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।